हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस ब्रीफ सेशन में हम लोग डीकार्बोक्सिलेशन को डिस्कस करेंगे। तो डीकार्बोक्सिलेशन क्या होता है? इट्स अ रिएक्शन वेयर बाय अ कार्बोक्सिलिक एसिड लूजेस कार्बन डाइऑक्साइड, दैट इज CO2, इज कॉल्ड एज डीकार्बोक्सिलेशन। ठीक है, तो RCOOH यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड है, और कार्बोक्सिलिक एसिड को अगर आप हीट करते हो तो फिर CO2 की रिलीज से, अगर मैं यहाँ से CO2 को निकाल दूँ तो फिर क्या रहेगा इसमें? RH। RH को एल्केन कहते हैं, तो एल्केन की फॉर्मेशन होगी विद द रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस, राइट। तो क्वेश्चन ये है कि क्या हम कार्बोक्सिलिक एसिड को हीट कर देंगे तो डीकार्बोक्सिलेशन हो जाएगा? आंसर है नहीं, आसानी से ये नहीं हो पाएगा। इसके लिए हमें यहाँ पे लाइम CaO और NaOH के साथ इसे हीट करना होता है, राइट। सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड CaO के साथ इसे हीट करना होता है। लेकिन क्या ऐसे भी कंपाउंड्स हैं जिनको हीट करने से डीकार्बोक्सिलेशन हो जाएगा और वहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड या फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड की का कोई यूज़ नहीं है? तो आंसर है यस। अगर आपके पास बीटा कीटो एसिड्स होंगे तो उनमें हीट करने से ही डीकार्बोक्सिलेशन हो जाएगा। तो बीटा कीटो एसिड्स डीकार्बोक्सिलेट इजिली अपॉन हीटिंग, राइट। और ऐसा क्यों होता है? बिकॉज इट फॉर्म्स 6 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट। और याद रखना कि ट्रांजिशन स्टेट प्लानर मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो इसका ये मतलब है कि जो बीटा कीटो एसिड होगा उसमें पॉसिबिलिटी है कि एक प्लानर ट्रांजिशन स्टेट बन जाए, और जहाँ से CO2 मॉलिक्यूल अगर रिलीज होगा तो देर इज़ अ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट ड्यू टू डीकार्बोक्सिलेशन, राइट। तो पहले स्ट्रक्चर बनाते हैं बीटा कीटो एसिड का। तो आप एक कार्बोक्सिलिक एसिड बना लो, जो कि मैंने यहाँ पे COOH बनाया है। तो इसके बीटा पोजीशन पे ये अल्फा पोजीशन है, और उससे नेक्स्ट कार्बन बीटा होता है। बीटा पोजीशन पे कीटोनिक ग्रुप लगा हुआ है, राइट। तो इसको हम लोग कहते हैं बीटा कीटो एसिड। ठीक है, अब देखते हैं क्या बीटा कीटो एसिड ट्रांजिशन स्टेट बना सकता है, राइट। तो यहाँ पे आप ये देखोगे कि अगर मैं इस मॉलिक्यूल को लाइक दिस इस तरीके से बना लेता हूँ तो एक 6 मेंबर्ड ट्रांजिशन स्टेट यहाँ पे बन जाएगी लाइक दिस। देख पा रहा है? तो यहाँ पे कार्बोनाइल का ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना पा रहा है, राइट। यहाँ पे O और H के बीच में बॉन्ड कैसा है? इट्स अ हाइड्रोजन बॉन्ड, राइट। तो बॉन्ड की शिफ्टिंग किस तरह से हुई है? ये पाई बॉन्ड आपका यहाँ पे शिफ्ट हुआ होगा OH के सिंगल बॉन्ड को बनाने के लिए, राइट। तो फिर बॉन्ड आपका ये बन गया OH, और इस पोजीशन पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, राइट। इधर इस वाले पॉइंट पे ये डबल बॉन्ड आ गया और ये एक मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। प्लस आप दूसरे साइड में देख सकते हैं कि यहाँ पे CO2 बन चुका है। ये डबल बॉन्ड हो एंड डबल बॉन्ड हो, sp हाइब्रिडाइजेशन होती है, लीनियर शेप होता है, तो CO2 यहाँ पे बन गया। और ये जो प्रोडक्ट आपके पास है ये इनॉल है, राइट। अगर सेम कार्बन पे जिस पे इन ग्रुप लगा हुआ है, डबल बॉन्ड है, उसी पे अगर OH भी प्रेजेंट हो तो उसको इनॉल कहते हैं। और ये इनॉल टोटोमेराइज हो जाएगा अपने मोर स्टेबल फॉर्म में, और टोटोमेराइजेशन से क्या बनेगा? कीटो फॉर्म। तो कीटोन यहाँ पर आपका एज अ मेजर प्रोडक्ट बन जाता है। बात आई समझ में? तो ये तो मैकेनिज्म था, लेकिन ओवरऑल आपने क्या देखा? ओवरऑल आपने ये देखा कि अगर बीटा कीटो एसिड से CO2 को हम निकाल देते हैं तो फिर कीटोन ग्रुप आ जाता है, और ये कीटोन एज अ मेजर प्रोडक्ट यहाँ पे बन गया है। ये ठीक है। नाउ क्या बीटा कीटो एसिड को हीट कर रहे हैं तो डीकार्बोक्सिलेशन हो रहा है, तो क्या उससे अलग कोई और भी कंपाउंड्स हैं जिनसे डीकार्बोक्सिलेशन हो पाएगा हीट करने पे? तो आंसर फिर से होगा यस। इसके लिए आपको बीटा कीटो एसिड का कॉन्जुगेट एनाइन लेना होगा। तो जैसे मान लो कि ये मैंने बीटा कीटो एसिड बनाया है, और प्रोटॉन को लूज करने के बाद ये क्या बनाएगा? कॉन्जुगेट एनाइन बनाएगा, विच इज लाइक दिस। तो ये भी आसानी से डीकार्बोक्सिलेट हो जाता है। और ऐसा क्यों है? क्योंकि अगर डीकार्बोक्सिलेशन हुआ है यहाँ पे, तो फिर आप देखोगे कि जो कॉन्जुगेट एनायन बनता है वो स्टेबल होता है बिकॉज ऑफ रेजोनेंस। तो यहाँ पे क्या कह सकते हैं कि कॉन्जुगेट एनायन ऑफ बीटा कीटो एसिड डीकार्बोक्सिलेट इजिली। क्यों? एज इट फॉर्म्स रेजोनेंस स्टेबिलाइज्ड एनोलेट एनायन आफ्टर डीकार्बोक्सिलेशन। मैकेनिज्म से देखते हैं। तो ये जो पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है ये पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन करेगा, राइट। तो फिर ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, मतलब सिग्मा इलेक्ट्रॉन वहाँ पे शिफ्ट हो गया। तो फॉर्मेशन आप देख रहे हैं कि कंपाउंड की क्या हो गई है? एक एनोलेट बन गया, जैसा कि एल्डोल कंडेंसेशन में बनता है, राइट। और प्लस यहाँ पे आ गया CO2। तो डीकार्बोक्सिलेशन से जो एनोलेट बना है ना, ये एनोलेट रेजोनेंस स्टेबिलाइज्ड है। दिस एनोलेट इज रेजोनेंस स्टेबिलाइज्ड। कैसे? कोई बता सकता है? आप में से कोई बता सकता है इसको? बिल्कुल सही। ये आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि पाई बॉन्ड की शिफ्टिंग होगी, तो ये पाई बॉन्ड O पे यानी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे चला जाएगा। तो इस तरह से ये रेजोनेंस में है।
ठीक है। तो इसका जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आएगा वो आपका ऐसा आएगा, लाइक दिस। ठीक है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अब इसका वाटर वर्कअप कर दो तो इनॉल बनेगा और इनॉल टोटोमेराइज होके कीटोन दे देगा। ठीक है, तो कह सकते हैं कि कॉन्जुगेट एनायन जो होगा बीटा कीटो एसिड का वो भी आसानी से डीकार्बोक्सिलेट हो जाता है। अब याद रखना कि अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है अलॉन्ग विद द कॉन्जुगेट एनायन, तो आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी को बढ़ाता है। जैसे कि मान लो कि यहाँ पे हमने एक कॉन्जुगेट एनायन बनाया है, नेगेटिव चार्ज लाइक दिस, लाइक हियर, और इस पर कोई मैं ग्रुप ऐसा लगा दूँ जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो, जैसे मान लो कि मैंने NO2 यहाँ पे लगा दिया है, तो विच इज़ अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो ये इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा, मतलब कार्बन पे जो नेगेटिव चार्ज है इसकी डेंसिटी को कम करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचकर। ठीक है, तो इससे इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो अगर इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी बढ़ रही है तो आप कह सकते हैं कि रिएक्शन की रेट पहले से फास्ट हो जाएगी। तो डीकार्बोक्सिलेशन का जो फेवरेबल कंडीशन है वो क्या है कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप शुड अटैच विथ शुड स्टेबलाइजेस कॉन्जुगेट एनायन। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जैसे आपके पास NO2 है, लाइक यू हैव CN एंड लाइक यू हैव कार्बोनाइल, ये सारे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स हैं, या फिर COOH ग्रुप है, या फिर SO3H ग्रुप है। तो इस तरह के ग्रुप जो होंगे वो डीकार्बोक्सिलेशन के रेट को बढ़ाएंगे या उसको फेवर करेंगे। तो एक एग्जांपल को समझते हैं कि अगर हमारे पास जमाइनल डायोइक एसिड हो तो क्या जमाइनल डायोइक एसिड को हीट करने पे भी डीकार्बोक्सिलेशन होगा? तो इस बात को समझने के लिए एक एग्जांपल आप लेके देखो। सपोज करो कि हमारे पास एक जमाइनल डायोइक एसिड है, एक कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप मैंने यहाँ पे लिया और दूसरा COOH यहाँ पे लगा दिया, मतलब एक ही कार्बन पे दो कार्बोक्सिलिक एसिड हों तो उनको जेम डायोइक एसिड कहते हैं। ठीक है, अब ध्यान से आप देखेंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप जिस कार्बन से अटैच होगा वो अल्फा कार्बन होगा एंड नेक्स्ट टू अल्फा देयर इज़ अ बीटा कार्बन। तो क्या ये स्ट्रक्चर बीटा कीटो एसिड को रिजेंबल कर रहा है क्या? आंसर होगा यस, हाँ कर रहा है, क्योंकि बीटा पोजीशन पे कीटो ग्रुप लगा हुआ है, तो फिर ये साइक्लिक TS बना देगा। तो जमाइनल डायोइक एसिड भी साइक्लिक TS बना सकता है जो 6 मेंबर्ड है, जो कि प्लानर है, और बॉन्ड की शिफ्टिंग से CO2 निकल जाएगी और CO2 के निकलने से कीटोनिक ग्रुप आ जाएगा, यानी कि कीटोन बन जाएगा। ठीक है, तो अगर इस कंपाउंड को भी यहाँ पे हीट करते हैं तो आप देखोगे कि 1 बाय 1 एक जो वैज पे प्रेजेंट है COOH और एक जो डैश पे प्रेजेंट है COOH, दोनों 1 बाय 1 यहाँ से अलग हो सकता है। तो मान लेते हैं कि फर्स्ट केस में जो हमने डीकार्बोक्सिलेशन किया है वो डैश से किया है, राइट। तो यहाँ से मैं डैश से CO2 को यहाँ से निकाल देता हूँ। ठीक है, तो फिर कंपाउंड क्या बना, हाइड्रोजन यहाँ पे आ गया, राइट। यहाँ पे मैंने हाइड्रोजन को यहाँ पे लिख दिया है। और नेक्स्ट पॉसिबिलिटी है कि अगर मान लो वैज से CO2 निकला होता है या फिर डीकार्बोक्सिलेशन ऑकर्स एट वैज, देन उस केस में आप देखेंगे कि जो हाइड्रोजन है, राइट, जो COOH है वो आपका डैश पे रह जाएगा क्योंकि वैज का हमने निकाल दिया है, और CH3 कहाँ पे आएगा, पैरा पोजीशन पे वैज में एज इट इज़। तो आप इन दो स्ट्रक्चर को देख के आप क्या बता सकते हो? अगर मैं हाइड्रोजन की पोजीशन को, हाइड्रोजन को ना भी दिखाऊं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ना, वैसे आप हाइड्रोजन को यहाँ पे ऐसे दिखा सकते हैं। तीन दो स्ट्रक्चर को देख के आपको क्या लगता है कि क्या एक दूसरे की मिरर इमेज है? आंसर है नहीं, मिरर इमेज तो नहीं है। लेकिन क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हैं? बिल्कुल कह सकते हैं। तो दिस टू आर ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, राइट, क्योंकि दोनों की ज्योमेट्री यहाँ पे अलग है। और ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में आप 1,4 पोजीशन पे अगर देखोगे तो जो COOH की पोजीशन है और CH3 के रिलेटिव में एक बार दोनों वैज पे है और एक बार एक वैज और एक डैश पे है। ठीक है, तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हो गए। एक अगला एग्जांपल लेते हैं जहाँ पर फिशर प्रोजेक्शन में जेम डायोइक एसिड को दिखाया गया है। इस केस में भी हम लोग 1 बाय 1 CO2 को रिलीज़ करके देखते हैं। तो मान लो कि मैंने राइट साइड से पहले CO2 को रिलीज़ किया तो राइट साइड में हाइड्रोजन आएगा और लेफ्ट साइड में आएगा आपका COOH। ठीक है, और रिमेनिंग ग्रुप को एज इट इज़ आप इंटैक्ट रहने दो, तो CH3, हाइड्रोजन एंड PH। और एक और पॉसिबिलिटी है कि CO2 को हमने इस बार लेफ्ट साइड से निकाला है। ठीक है, तो लेफ्ट साइड में हाइड्रोजन आ जाएगा और COOH आपका होगा राइट साइड में, और रिमेनिंग एटम को एज इट इज़ उसके पोजीशन पे इंटैक्ट रखना है। तो अब ये दो कंपाउंड आपस में क्या है, कैसे बन गए? अगेन दिस टू आर नॉन मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर, दैट्स वाई कॉल्ड एज डायस्टेरोमर्स। इनको भी हम लोग डायस्टेरोमर्स कह सकते हैं क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं हैं, नॉट मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर।
तो इस एग्जाम्पल को आप कह सकते हो कि दिस इज द एग्जाम्पल फॉर डी कार्बोक्सिलेशन विथ कंसिडरिंग या बाय कंसिडरिंग स्टीरियो केमिस्ट्री। यहाँ पर स्टीरियो केमिस्ट्री को कंसिडर करते हुए हमने इसके एग्जाम्पल को लिया है। टेक अनदर एग्जाम्पल, हाउ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप फेवर्स डी कार्बोक्सिलेशन, राइट। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि O पे जो पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, अगर ये पाई बॉन्ड यहाँ पे फॉर्म करता है तो दिस ग्रुप हैज़ टू डिपार्ट, राइट। तो देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ CCl3 नेगेटिव, एंड हियर नेगेटिव चार्ज ऑन कार्बन is stabilized by 3 electron withdrawing group like Cl, and there is a release of CO2 gas from here, right. and after workup H2O वर्कअप अगर आप यहाँ पे करते हैं तो क्लोरोफॉर्म बन जाएगा एज अ रिजल्ट ऑफ डी कार्बोक्सिलेशन, राइट। अब अगर कोई आपसे क्वेश्चन पूछता है कि क्या COOH अगर ब्रिजेट पोजीशन पे प्रेजेंट है तो डी कार्बोक्सिलेशन हो सकती है, तो इसके लिए हमें चेक करना होगा। सिंस इट्स अ बीटा कीटो एसिड, as you see here it's a alpha carbon, it's a beta carbon, and whenever this compound is heated then no decarboxylation is observed, no decarboxylation is observed. And why it happens? Since this structure is not planar and this is the condition for the formation of a cyclic transition state, the group C double bond O and OH of carboxylic acid that should lie on the same plane, right. And since this COOH group is present at bridgehead position, that's why there is no formation of cyclic transition state, no formation of cyclic transition state, or you can say there is no shifting of bond and there is no decarboxylation. Understood? समझ में आ गया कि इसमें decarboxylation क्यों नहीं होता है। थैंक यू सो मच, एन्जॉय केमिस्ट्री, एन्जॉय लर्निंग।